हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी लॉ ऑप्शनल। आज हम 2018 यूपीएससी मेंस क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे और देखेंगे 2018 में क्या क्या पूछा गया। सबसे पहले जो हमारा पार्ट वन है उसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म? Do you agree with the view that the Indian constitution is based on the concept of competitive federalism and not on the concept of cooperative federalism? इसमें हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें ये बताना है इंट्रोडक्शन में कि फेडरलिज्म होता क्या है। उसके बाद जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेंटर एंड स्टेट के बीच में डिवीजन ऑफ पावर है। जो फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा कॉम्पिटिटिव एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में डिवाइडेड है, जिसमें हमारा हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर होता है। उसी के बीच में इसको डिफरेंशिएट किया गया है, तो इस क्वेश्चन में हमें उसी चीज को एक्सप्लेन करना है। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन हो जाएगा वो फेडरलिज्म से हो जाएगा। फिर हमारी सेकंड हेडिंग हो जाएगी व्हाट इज कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, जिसमें हम बता देंगे कि जो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप होता है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए होता है। फिर हमारी थर्ड हेडिंग हो जाएगी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, जिसमें हम बताएंगे कि किस तरह से गवर्नमेंट का वर्टिकल होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉरिजॉन्टल होता है। सो उसके बाद हम इस क्वेश्चन को कंक्लूड कर देंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। सेकंड क्वेश्चन हमारा बी पार्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स एक्शन आर नॉट ऑलवेज इन कॉन्फ्लिक्ट विद द रूल ऑफ लॉ प्रिंसिपल। हमारा जो रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल दिया गया है उसको हमें एक्सप्लेन करना है। ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, तो होप इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी पार्ट, critically evaluate the changing dimension of the concept of state under article 12 of the constitution of india। हमें इसमें critically evaluate करना है कि जो इस आर्टिकल 12 हमारा दिया गया है उसके जो डायमेंशन है वो किस तरह से जो है और कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से चेंज हुए हैं। ई पार्ट, with the adoption of parliamentary form of government, the vesting clause under Article 53(1) remained to a great extent meaningless, as real executive power lies in the ministry. Critically examine the above statement in the context of status and position of the President of India under the Indian Constitution. Also answer, if the President of India does not accept the advice of PM, what consequences would follow? डायरेक्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से आया है, जिसमें हमें बताना है कि एक तो प्रेसिडेंट की क्या इंपॉर्टेंस होती है, और अगर प्रेसिडेंट जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। प्लस हमें जो आर्टिकल 53(1) जो हमारा दिया गया है उसको भी एक्सप्लेन करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, examine the concept of social justice as envisaged in the constitution, more particularly in the chapter 4 of the constitution and under article 14 of the constitution। जो हमारा आर्टिकल 14 है राइट टू इक्वलिटी, प्लस जो चैप्टर 4 दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी, उन्हीं दोनों के रिलेशनशिप को मैनेज करते हुए हमें इसमें अपना आंसर देना है। बी पार्ट, व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स अवेलेबल टू अ सिविल सर्वेंट अगेंस्ट डिसमिसल, रिमूवल or reduction in the rank of service? Are these rights also available to an employee of public corporation? Discuss with reference to the statutory provision and case law। डायरेक्ट क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड बनाने हैं जो हमारे सिविल सर्वेंट्स को दिए गए हैं। पार्ट, व्हाट वुड बी द बेस्ट वे or method for the appointment of judges in the high court and supreme court in india? Give your views and support your view with the answer। ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हो चुका है, जो हमारा 3 जजेस केस था। Now come to the question number 3, what are the major challenges in the functioning of local bodies in the india? जो हमारी local bodies दी गई हैं, whether it's from the municipalities और पंचायत के फंक्शन को हमें एक्सप्लेन करना है। एंड डज इट टॉक्स अबाउट द सक्सेस स्टोरी और समथिंग एल्स? इसमें हमें पूरा का पूरा बताना है कि किस तरह से लोकल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक, हमारा यूनियन लेवल तक जो है एक कितनी अच्छी बॉन्डिंग है गवर्नमेंट की, और किस तरह से एक यूनिटरी और फेडरल रोल जो है दोनों का दोनों जो है ये अपना एक साथ रोल प्ले कर, इसमें हमें लोकल बॉडीज की इंपॉर्टेंस को बताना है। बी पार्ट, इज द गवर्नर्स पोस्ट डिपेंडेंट ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट? डायरेक्ट। डिस्कस व्हाट एग्जैक्टली कॉन्स्टिट्यूट द डिस्क्रिशन ऑफ द गवर्नर व्हाइल एक्सरसाइजिंग न्यूमरस पावर? इसमें हमें दोनों चीजें एक्सप्लेन कर देनी है, जहां जहां पर गवर्नर जो है वो लायबल होता है प्रेसिडेंट के लिए और जहां पर गवर्नर लायबल नहीं होता है। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू स्टेचुटरी प्रोविजन एंड रिलेवेंट केस लॉज। सी,
डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, ये क्वेश्चन डायरेक्टली रिपीट है. व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, एक्सप्लेन. इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 4. The liberty of the press implied in the freedom of speech stand on no higher footing than the freedom of speech and expression of a citizen, and no privileges is attached to the press as such distinct from the ordinary citizen. Explain this statement and also distinguish the term freedom of speech and speech and expression. जो हमारा आर्टिकल 19 है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. फ्रीडम ऑफ स्पीच प्लस स्पीच एंड एक्सप्रेशन दोनों को डिस्टिंग्विश करना है और साथ साथ ये भी बताना है कि किस तरह से ये जो एक्सप्रेशन है फ्रीडम ऑफ स्पीच का वो सिटीजन के लिए कितना इम्पोर्टेंट है. बी पार्ट. Imposition of emergency in a state under Article 356 has always been a matter of controversy. In this backdrop, explain the consequences of proclamation of emergency in a state. जब भी स्टेट में इमरजेंसी लगती है तो वो हमेशा एक कंट्रोवर्सी होती है. किस तरह से कि परमिशन जो है वो डायरेक्ट हो गई है या नहीं हो गई है, उसके साथ साथ किसी और स्टेट में की गई है या नहीं की गई है, या फिर इसमें जो है आपकी परमिशन के ऊपर कोई बात तो नहीं थी. इन चीज़ों को लेकर जो हमारा डिस्कशन हमेशा से न्यूज़ में आप सबने देखा होगा. आप हमें जर्नल 356 के प्रोविजन के साथ लिखना है कि व्हाई इट्स अ कंट्रोवर्शियल थिंग. सी. Under what circumstances does a third party, apart from concerned parties, have locus standi to move writ petition before the High Court or the Supreme Court in India? Also point out the limitation of such petition. जैसे कि हम आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट जाते हैं एंड आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट जाते हैं, तो उसी चीज को हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करना है कि किस तरह से एक थर्ड पार्टी जो है वो लोकस स्टैंडर्ड मेनली होता क्या है कि जो पर्सन आपका कोर्ट के सामने जा रहा है उसकी प्रेजेंस होनी जरूरी है या नहीं जरूरी है. अब फॉर एग्जांपल हेबस कॉर्पस की हमने रेट लगाई है. अब हेबस कॉर्पस में वो आदमी तो खुद प्रेजेंट नहीं हो सकता क्योंकि वो तो वहां पर है ही नहीं जिसके लिए हम रेट डाल रहे हैं. तो उसी चीज को लेकर इसमें हमें आंसर लिखना है. नाउ सेक्शन बी. क्वेश्चन नंबर 5 कंपलसरी. फर्स्ट एंड 5 कंपलसरी होते हैं. ए पार्ट. Explain the distinction between traditional and modern definition of international law. Critically examine the growing scope and importance of international law in the present context. ये सिंपल क्वेश्चन है. डेफिनेशंस को हमें एग्जामाइन करना है. जो हमारी ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न इन्फ्लुएंसर हैं उन्हीं की डेफिनेशंस को हमें इसमें बताना है. सॉरी, स्कॉलर्स जो है. बी पार्ट. Where extradition begins, asylum ends. Critically examine the above statement with special reference to extraditable persons and extradition crimes. ये डायरेक्ट आईपीसी से. Hope you have no issue. C. It is generally viewed that rights and duties are correlative. However, the international human rights movement has developed more as rights oriented than duties oriented. Why has this happened? Explain with the view of various international human rights instruments. Can you think of a human duty movement instead of a human rights movement? D part. Define international treaty and explain the growing importance of the treaties in modern international law. Can a multilateral treaty be terminated? If so, and what grounds, and explain. डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ बताने की आई डोंट थिंक सो ज़रूरत है. ये हम अपने नोट से डायरेक्ट कवर कर सकते हैं. ई पार्ट. Do you agree with the statement that globalization is a necessary evil? Critically examine the implication of the reform process undertaken by the IMF and IBRD by way of structured adjustment programs and policies on developing countries with special reference to India. इसमें हमें ग्लोबलाइजेशन का बताना है कि ये एक नेसेसरी इवल किस तरह से है एंड IMF एंड IBRD के फंक्शंस को एक्सप्लेन करते हुए विद लिमिटेशन हम इसको एग्जामाइन करेंगे. Now come to the question number 6. Continental shelf was regarded as the natural prolongation of the land mass of the coastal state. Critically examine the delimitation of the continental shelf with the help of relevant case laws of the International Court of Justice. Simple International Court of Justice से related question हमारा. B part. Define international dispute. Explain the difference between the peaceful settlement of dispute and compulsive settlement of the dispute. Critically examine the growing importance of ADR method in the international dispute settlement. अच्छा, जैसे कि ये 2-3 क्वेश्चन सेम टू सेम हमारे
इंटरनेशनल लॉ के रिपीट हुए हैं, मेरे पास कुछ क्वेरीज भी आई थी कि इंटरनेशनल लॉ हम कैसे कवर करें। एक तो हमारी इंटरनेशनल रिलेशन की जो बुक आती है उससे हम कर सकते हैं। अगर उसमें बहुत ज़्यादा वास्ट दिया हुआ है तो विजन आईएएस की जो है एक इंटरनेशनल लॉ की बुक है यूपीएससी के नाम से। उसमें ये सारे नोट्स बहुत ही क्लियरली दिए गए हैं और उससे आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट टॉपिक लेना है, पढ़ना है और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। आप वहां से कर सकते हैं इसको डायरेक्टली। सी पार्ट, membership of the Security Council is not democratic mainly because of its veto power. In view of that, the UN Security Council should be expanded and should give more membership to other countries, reflecting the demographic composition of the community of the nation. Explain. Security Council से related question हो गया हमारा। Question number 7. Certain provision of the 4 Geneva Convention 1949 and their additional protocols of 1977 have assumed the status of customary principle. Just Coggins of IHL today. Do you agree with the above statement? Justify your arguments in the light of common Article 3 of the 4 Geneva Conventions. जो Geneva Conventions है 1949 के, उसी के provisions को हमें यहाँ पर Article 3 की light में explain करना है। B part, explain the concept of terrorism in the context of current technological development. Do you justify counter-terrorism as an effective strategy to deal with the terrorist activities? Is the existing international legal regime effective in dealing with emerging new terrorist threat? Explain. C part, explain the difference between Paris and Berne regime. Do you agree with the statement that the trade-related intellectual property right TRIPS is nothing but more repetition of the Paris and the Berne convention? दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बताने के बाद हमें TRIPS की importance के साथ इसको explain कर देना है। Question number 8. International law, primarily concerned with rights, duties, and interests of state, critically examine the statement with reference to the place of individual and non-state entities in the international law. B part. Do you agree with the statement that beginning with the Stockholm Declaration of 1972, there has been an increased reliance upon non-binding international instruments dealing with the environment? Why has this trend developed and have these instruments been more useful than treaties? जो हमारे स्टॉकहोम डिक्लेरेशन हुआ था 1972 का इन्वायरमेंट से रिलेटेड, उसी को इंट्रोडक्शन में देकर हमें ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है और उसकी इंपॉर्टेंस को बताना है और साथ साथ ये भी बताना है कि किस तरह से जो ये ट्रेंड डेवलप हुआ था और जो ये इंस्ट्रूमेंट्स थे वो बहुत ज़्यादा यूजफुल रहे हैं ट्रीटीज के अलावा। ट्रीटीज से बहुत ज़्यादा यूजफुल ये रही हैं डिक्लेरेशंस। C part, it is generally viewed that what the UN did in the 20th century for maintenance of peace and security, the WTO is going to play the same role on economic and trade relation in the 21st century. Discuss the above statement in view of the changing notion of political sovereignty to the economic sovereignty of the state. So this was our last question. जितना आपका इंटरनेशनल लॉ की बुक से विजन आईएएस से कवर हो जाता है, ठीक आने वाली सीरीज हम प्लान कर रहे हैं जहां पर हम ईच सब्जेक्ट का सिलेबस प्लस जितना भी सोर्सेज हैं एंड नोट्स हैं उनको एक्सप्लेन करके पढ़ाएं। नाउ पेपर 2 सेक्शन ए। फर्स्ट क्वेश्चन कंपल्सरी ए पार्ट, वेदर द मैगजिम एक्टस नॉन फेसिट फ्रीयम nisi mens it fria in general and the common law doctrine of mens rea as an independent doctrine in a particular are relevant in the interpretation of provision of the IPC. Explain the above in the light of juristic opinion and जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। आईपीसी का जो हमारा ये डॉक्ट्राइन है उसी को एक्सप्लेन करना है, ये हम पहली वीडियोस में भी कर चुके हैं। बी पार्ट, critically examine the development of the law relating to the remoteness of damages. Which test do you prefer for deciding the question of remoteness of damages and why? Give reason for your answer. टॉट से जो हमारा damages का क्वेश्चन है ये वही है, उसी को एक्सप्लेन करना है। इसमें हमें बताना है लॉज रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ रिमोटनेस ऑफ damages. C part, in view of the consistent opinion rendered in Aruna Schonbeck case and also considering the socio-legal, medical and constitutional significance of euthanasia, do you consider that the view expressed by the Constitutional Bench of Supreme Court in Common Cause versus Union of India 2018 is conclusive? Comment critically. हमारे जो डेवलपमेंट हुए हैं ज्ञानकौर केस से लेकर शॉनबाग तक और फिर किस तरह से इसको एक मेडिकल इंपॉर्टेंस का
कॉन्सेप्ट दिया गया है उसी चीज को हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। डी पार्ट, the paramount task of the law of torts is to play an important regulatory role in the adjustment of losses and eventual allocation of their cost, and that until in the emergence of the welfare state. The law of torts provided the only source for altering the plight of the injured. In the light of the above statement, discuss the nature and scope of the law of torts and substantiate your answer with leading case law. Also discuss the position in India. E part, right of the private defense to the extent of causing death of an assailant cannot be based on the surmise and speculation. The accused must be under a bona fide fear of the death and grievous hurt would otherwise to be the consequence of the assault. If he does not define, to determine the existence of apprehension is always a question of fact. Explain the above proposition in the light of existing legal provision and judicial decision. जो हमारे प्राइवेट डिफेंस में जहाँ हम जो है हमारे पास राइट होता है कि हम अपने आप को बचाने के लिए डेथ या फिर हर्ट किस हद तक हार्म कर सकते हैं, उसी चीज़ को इसमें हमें बताना है। और ये साथ साथ ये भी बताना है कि जो बोनाफाइड फियर होता है डेथ का या ग्रीवियस हर्ट का, वो किस तरह से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके बिना जो है प्राइवेट डिफेंस होगा या नहीं होगा। 2. Section 304 of IPC will be applicable in case where the knowledge of the offender as to the probability of death of a person approximates to the practical certainty. Illustrate the above statement. This is also a repeated one. Explain the maxim voluntary non-fit injuria. Is the knowledge of risk not the same thing as consent to the suffer the risk? Support your answer with the judicial pronouncement. C part. जो क्वेश्चन डायरेक्ट हैं जिसमें हमें नहीं करना है, मैं उनको सिर्फ रीड कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में आपको जो है आंसर पूरा बुक से ही लेना है डायरेक्ट, क्योंकि इसमें इसमें क्योंकि एक्सप्लेन करने जैसा कुछ है नहीं, ये डायरेक्ट आपको जैसे ये ऊपर हमारा सेक्शन 300 से रिलेटेड था, आपको पूरा का पूरा सेक्शन लिखना है इसमें। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें कोई भी डीलिंग नहीं दे सकते हैं। सी पार्ट, a group of person decided to act in concert with common intention to commit rape of victim. More than one person formed in the group in furtherance of common intention acted in the concert in commission of a rape as per pre-arranged plan. One lady member of the group facilitated the commission of the such rape by many persons of the group. Essence of liability in such situation being the existence of a common intention decide the criminal liability of the following members of the group: who were the members of the plan but did not participate in the act, who committed the rape, the sole lady member who lent full फैसिलिटीज फॉर द कमीशन ऑफ रेप। ये सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन जो है हमारा पहला आया है, पिछले 5 ईयर्स के जो हमने क्वेश्चन पेपर एनालाइज किए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था। बट ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, इसमें आपको बस ये देखना है कि कौन लायबल होगा और कौन लायबल नहीं होगा, किसकी लायबिलिटी जो है वो अराइज हो रही है कमीशन ऑफ द रेप में। थर्ड ए, 6 people decided to carry out dacoity of a bank in the village. They went to the bank to commit it but were intercepted by the police. All of them ran away. While the police was chasing them, one of the dacoits killed Mr. Y, who tried to obstruct his way. Decide the liability of the murder committed by one of them in view of the section 391 and 396 of the IPC. जो हमारा 391 है and 396 है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमें इसमें आपको ये भी बताना पड़ेगा कि जो डेकॉइटी करने गए थे वो डेकॉइटी हुई कि नहीं हुई, और उसके साथ साथ जो मर्डर का केस है वो फॉल करेगा या नहीं करेगा। पूरी हमें ये सिचुएशन बेस बनाना है। बी क्वेश्चन, a master is liable for the all acts of his servant done during the course of the employment. Explain it in general and form Indian perspective in a particular. इसके भी 2 केस लॉज हैं जो हम अगली वीडियोस में कवर कर लेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको कुछ खास करना नहीं है, मास्टर सर्वेंट लाइबिलिटी को ही एक्सप्लेन करना है। सी, corruption by public servant has become gigantic problem. Large scale corruption retards the nation building activities and everyone has to suffer on their count. The efficiency of public servant would improve only when the public servant does his duty truthfully and honestly. Therefore, in such case, it is difficult to accept any plea of leniency in the sentence स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस शंभू दयाल नगर 2006 कमेंट। इसी केस के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा बेस है। इसी केस के जो हमारा जजमेंट आया था उसी के ऊपर हमें बताना है कि किस तरह से पब्लिक सर्वेंट जो है उनका करप्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है और इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और इसकी वजह से क्या हमको सफ़र करना पड़ रहा है। 4A, plea bargaining in India is the translated one
as it is applicable to sentence only and not to the change. Equally, it is a court-monitored procedure except and it's provide a clause related to the compensation to the victim. Critically analyze the retention of such provision in the Indian criminal justice dispensation. Also suggest reforms, if any, you understand are necessary. प्ली बार्गेनिंग का कॉन्सेप्ट है, उसी को हमें इसमें एक्सप्लेन करना है. B part, rule of absolute liability has been expounded by the Apex Court in MC Mehta versus Union of India. How far is it reform over the rule of strict liability? Strict and absolute liability जो हमारी होती है, जहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉल करता है, उसी चीज़ को एक्सप्लेन करना है. C. For fixing criminal liability of a doctor under Section 304A of IPC, it is not necessary to prove that the act complained against the doctor must show such rashness or negligence of such higher degree as to indicate mental state which can be described as totally apathetic towards patient. Such gross negligence alone is punishable. डॉक्टर का जो हमारा मेडिकल नेग्लिजेंस जो हमारी होती है, उसी का ये क्वेश्चन है, उसी से रिलेटेड हमें इसको करना है. सेक्शन बी, ए पार्ट. If certain goods are displayed either in a show window or inside the shop and such goods bear price tag, discuss whether such display amount to an offer to sell. Explain the distinction between offer and invitation to offer with the help of decided case. इसमें हमें जो ऑफर और ऑफर टू सेल है उसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है और बताना है कि अगर कोई चीज़ जो है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि ऑफर और इनविटेशन टू सेल में एक डिफरेंस होता है, तो उसी चीज़ को डिस्टिंग्विश करना है. B part, in an action to avoid a contract on the ground of undue influence, the plaintiff has to prove 2 points. Explain these points and different kind of relation leading to the presumption of undue influence which vitiate the free consent. कॉन्ट्रैक्ट के क्वेश्चन सारे बहुत इजी पूछे गए. सेक्शन 28 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेक्स एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट टू द लीगल प्रोसीडिंग void. Are there any exception to this rule? Discuss with the help of relevant provision and decided case. ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल. PIL in India of late has been used not only to represent and unrepresent the weak but also to advance the interest of the others. Comment on the recent trends relating to the application, use and misuse of PIL India. PIL के ऊपर अगर आप क्वेश्चन आता है तो इसके हमारे कुछ रिसेंट केस लॉस चल रहे हैं जिसमें आप बता सकते हैं, जहाँ पर ये क्वेश्चन आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो होती हैं कि नहीं होती हैं, पीआईएल के अंडर पीएम का ऑफिस होता है कि नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी सैलरी या उनके एसेट्स की आप नॉलेज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए इसको एनालाइज करना है. E. In spite of introduction and recognition of technological protection measure, the digital copyright continues to be unsafe and unsecured. Explain the impact of 2012 amendments to the Copyright Act 1957 on the protection of digital copyright in India. Copyright का question है. 6A. It is well settled that if and when there is frustration, the dissolution of the contract occur automatically. It does not depend on the choice or election of either party. It depends on the effect of what has actually happened on the possibility of performing the contract. Discuss the effect of frustration of contract. Frustration of contract का जो हमारे प्रोविजन है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है. वहाँ पर बताना है कि किस तरह से जब फ्रस्ट्रेशन होता है जो कॉन्ट्रैक्ट है वो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाता है. बी पार्ट. इफ अ पर्सन फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट ही इज एन एजेंट ऑफ अनदर, the principal may ratify the act even though the same was done without his authority. मास्टर सर्वेंट और प्रिंसिपल और वर्कर का जो हमारा कॉन्सेप्ट है जो हमने पीछे भी पढ़ा था, ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है. ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है तो इट्स इम्पॉर्टेंट, इसको हमें अच्छे से करना है. डिस्कस इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट द असेंशियल ऑफ वैलिड रेटिफिकेशन एंड इट्स अफेक्ट. C part, sustainable development has been accepted as a balancing concept between ecology and development. Discuss the recognition and application of this principle under the laws relating to the environment protection in India. Sustainable development का question. Hope इसमें कोई problem नहीं होगी. 7A. If an officer with an intelligence agency of the government receives a check for consideration on the basis of an agreement to pass an intelligence input, can such check be enforceable under Section 138 of Negotiable Instrument Act 1881? Discuss the scope of the legally enforceable liability of its drawer under the Section 138 and 139 of the Act. B part. E-governance represent a new form of governance which needs dynamic law
keeping pace with the technological advancement. Comment on the legitimacy of the Information Technology Act 2000 in ensuring effective e-governance in India. Even though Section 89 of the Code of Civil Procedure 1908 provides for out-of-court settlement of civil dispute filed in a civil court, the impact of such settlement through ADR appears to be poor. Analyze the reason for failure to settle the disputes through ADR modes. अब इस क्वेश्चन में हमें ये देख के नहीं डरना है कि सीपीसी का क्वेश्चन पूछ लिया है, हमने सीपीसी नहीं पढ़ा है या हमें सीपीसी नहीं आता है। ये क्वेश्चन जो है वो एडीआर के रेस्पेक्ट में पूछा गया है कि अगर आपका डिस्प्यूट है वो आउटसाइड कोर्ट सेटलमेंट हो रहा है तो उस सिचुएशन में क्या होता है। रीजंस फॉर फेलियर्स को यहाँ पर पूछा गया है। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप एकदम से इसको देखेंगे तो लगेगा सिविल प्रोसीजर से पूछ लिया गया है। 8th question. The court have found it very difficult to come to the rescue for the weaker party to a standard form contract and thus evolved certain modes to protect such weaker party against the possibility of exploitation inherent in such contracts. Explain the modes of protection available to the weaker party in a standard form of the contract. Part trial by media appears be an affront to the concept of free and free trial in criminal case. Apart from being a kind contempt of court in certain case, analyze the impact of trial by media on the administration of criminal justice in general and on the stakeholder in a particular. C. Mahatma Gandhi, the father of nation, observed that the meaning of real freedom is not to acquire authority by few, but to acquire the capacity of question and abuse of the authority. Capacity to question the abuse of such authority. Examine in the light of our statement the obligation of the public authorities and explain whether they have discharged it effectively during the last about 7 decades. Theoretical question है, पूरा ऐसे से भी ये कवर हो जाएगा एंड आपने इतना पढ़ा भी होगा. सो दिस वाज ऑल अबाउट द यूपीएससी मेंस ऑप्शनल पेपर फ्रॉम 2018 टू 2022 जो हमने डिस्कस किए हैं. होप आप लोगों को ये हेल्पफुल लगे एंड अगर ऐसा है और आप चाहते हैं कि हम आने वाली सीरीज में इसको कंटिन्यू करें और इसको डिटेल डिस्कशन करें इसके ऊपर और सब्जेक्ट वाइज हम इसको पढ़ाएं तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा. आपका कमेंट बहुत ही वैल्यूएबल रहेगा हमारे लिए डिसाइड करने में कि आगे हमें करना है इस चीज़ को या नहीं करना है. होप यू फाइंड इट हेल्पफुल. थैंक यू.